जरा सोचिए, क्या हो अगर हमारे ब्रह्मांड का पूरा ब्लूप्रिंट किसी इक्वेशन में नहीं बल्कि हजारों साल पुराने एक भजन में छुपा हो। आज हम इंसानियत की सबसे पुरानी पहेलियों में से एक नासिदियत सूक्त की गहराइयों में उतरेंगे और ये देखेंगे कि इसकी गूंज आज के मॉडर्न कॉस्मोलॉजी में कैसे सुनाई देती है। तो सब कुछ के शुरू होने से भी पहले क्या था? ये सवाल सिर्फ आज का नहीं है। कमाल की बात यह है कि हजारों साल पहले वैदिक ऋषियों ने भी यही सवाल पूछा था, और आज भी ये हमें उतना ही हैरान करता है। जब कुछ था ही नहीं, तब क्या था? तो इस सफर में हम 4 पड़ावों से गुजरेंगे। पहले देखेंगे सृष्टि की इस पहेली को, फिर समझेंगे कि ये प्राचीन विज्ञान आखिर था क्या। इसके बाद ब्रह्मांड में इसकी और मॉडर्न साइंस की समानताओं को देखेंगे और आखिर में बात करेंगे इसके गहरे मतलब पर। ओके, तो चलिए अब इसमें सीधे उतरते हैं। ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई? ये वो एक सवाल है, वो एक पहेली है जो हजारों साल पुराने दर्शन और आज की मॉडर्न साइंस दोनों को एक ही जगह पर लाकर खड़ा कर देती है। आज साइंस हमें बताती है कि बिग बैंग से पहले सब कुछ एक सिंगुलैरिटी में था, मतलब एक बेहद घना बिंदु। अब देखिए, कमाल की बात यह है कि ऋग्वेद भी कुछ कुछ ऐसी ही बात करता है। वो इसे कहता है तमस, यानी अंधकार में लिपटा हुआ अंधकार, और शून्य। पर यहाँ एक बड़ा फर्क है। ये शून्य खाली नहीं था, ये कुछ नहीं था, बल्कि ये वो संभावना थी जिससे सब कुछ बन सकता था। और यहीं पर सोच का एक जबरदस्त फर्क सामने आता है। जहां बहुत सी पश्चिमी विचारधाराओं में शून्य या खालीपन को एक डरावनी चीज माना गया, वहीं वैदिक दर्शन ने इसे पूर्ण कहा, मतलब वो जो खाली भी है और भरा हुआ भी। ये अंत नहीं बल्कि शुरुआत थी, अनंत संभावनाओं का एक गर्भ जहां से पूरे ब्रह्मांड का जन्म होना था। तो सवाल उठता है, क्या ये सूक्त सिर्फ खूबसूरत कविताएं हैं या फिर इनके अंदर कोई गहरा ज्ञान कोड किया गया है? चलिए अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये ज्ञान आखिर आया कहाँ से और कैसे इसे हजारों सालों तक संभाल कर रखा गया। देखिए, संस्कृत में एक शब्द है विज्ञान। इसका मतलब सिर्फ वो नहीं है जो हम आज लैब में करते हैं। ये एक अलग तरह की साइंस थी, एक ऐसी ज्ञान प्रणाली जिसमें देखने वाला यानी ऑब्जर्वर और जो देखा जा रहा है यानी ऑब्जर्व्ड, वो अलग नहीं है, वो एक हैं। मतलब ये माना जाता था कि इंसान, जो कि एक छोटा ब्रह्मांड है, और ये पूरा विशाल ब्रह्मांड, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, एक दूसरे का आईना है। तो ये सब सिर्फ कोई हवाई बातें नहीं थी, इसके पीछे एक पूरा सिस्टम था, एक प्रक्रिया थी। ऋषि पहले गहरे ध्यान से प्रकृति के नियमों को समझते थे, फिर उस समझ को तर्क यानी लॉजिक की कसौटी पर कसते थे, उस पर बहस होती थी, और जब वो पक्का हो जाता था तो उसे संस्कृत के मंत्रों में ध्वनि के रूप में कोड कर दिया जाता था। और कमाल की बात ये कि जो मौखिक परंपरा थी, जिसे श्रुति कहते हैं, उसने एक तरह से एरर करेक्शन का काम किया, ताकि ये ज्ञान हजारों सालों तक बिना किसी गलती के आगे बढ़ता रहे। चलिए अब आते हैं इस पूरी चर्चा के सबसे दिलचस्प, सबसे हैरान कर देने वाले हिस्से पर। यहाँ हम वैदिक कॉस्मोलॉजी और आज की मॉडर्न साइंस के बीच कुछ ऐसी समानताओं को देखेंगे जो सच में दिमाग घुमा देती हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 4.32 बिलियन साल। अब सोचिए, हजारों साल पुराने किसी ग्रंथ में इतनी सटीक, इतनी बड़ी संख्या का आखिर क्या काम हो सकता है? कहाँ से आई ये गिनती? ये संख्या है ब्रह्मा का एक दिन, जिसे एक कल्प कहते हैं। और अब सुनिए सबसे हैरान करने वाली बात। आज मॉडर्न साइंस हमारी पृथ्वी की उम्र कितनी बताती है? करीब करीब 4.5 बिलियन साल। ये दोनों नंबर एक दूसरे के इतने करीब हैं कि इसे सिर्फ एक इत्तेफाक कहना बहुत मुश्किल लगता है। ऐसा लगता है कि वो ऋषि मुनि ब्रह्मांड के समय को उस स्केल पर माप रहे थे जिसकी बात आज एस्ट्रोफिजिक्स करती है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक और जबरदस्त समानता हमें मिलती है क्वांटम फिजिक्स की दुनिया में। आज क्वांटम फिजिक्स में एक चीज है ऑब्जर्वर इफेक्ट, जो कहता है कि जब हम किसी चीज को देखते हैं तो हमारे देखने भर से उसका व्यवहार बदल जाता है। अब जरा वैदिक दर्शन को देखिए। वहां हजारों साल पहले से पुरुष यानी चेतना और प्रकृति यानी पदार्थ की बात की गई है, और कहा गया है कि असलियत इन दोनों के मिलने से ही बनती है। मतलब चेतना को इस ब्रह्मांड से अलग नहीं बल्कि इसका एक जरूरी हिस्सा माना गया था। और ये मत सोचिए कि ये कोई आज की बनाई हुई थियरी है। क्वांटम मैकेनिक्स के जो फादर फिगर्स थे, उनमें से एक वर्नर हाइजेनबर्ग, उन्होंने खुद ये बात मानी थी।
उन्होंने कहा था कि भारतीय दर्शन को समझने के बाद क्वांटम फिजिक्स के जो आइडियाज पहले बहुत अजीब लगते थे वो अचानक ज्यादा समझ में आने लगे। और ये सोच और भी गहरी होती जाती है। वैदिक मॉडल में समय एक सीधी रेखा में नहीं चलता, बल्कि ब्रह्मांड को एक चक्र, एक साइकिल के रूप में देखा गया है। पहले होती है सृष्टि यानी क्रिएशन, फिर स्थिति यानी उसका बने रहना, और आखिर में प्रलय यानी उसका विघटन, जिसके बाद ये पूरा चक्र फिर से नए सिरे से शुरू होता है। और ये कमाल का आइडिया आज की सबसे एडवांस थ्योरीज से जाकर मिलता है। आज कॉस्मोलॉजी में बिग क्रंच या साइक्लिक यूनिवर्स थ्योरी जैसी बातें हो रही हैं, जो इसी संभावना को तलाश रही हैं कि क्या हमारा ब्रह्मांड भी ऐसे ही अनंत चक्रों में बनता बिगड़ता रहता है। तो इन सब बातों का आखिर मतलब क्या है? ये हमें कहाँ लाकर खड़ा करता है? आखिर ऐसा क्या है इन प्राचीन ग्रंथों में जो आज भी हजारों साल बाद भी बड़े बड़े वैज्ञानिकों, फिलोसोफर्स और सच की खोज करने वालों को अपनी तरफ खींचता है? शायद असली बात किसी को सही या गलत साबित करने की है ही नहीं। असली बात ये समझने की है कि इंसानियत हजारों सालों से उन्हीं गहरे सवालों के जवाब ढूंढ रही है। ये एक लगातार चलने वाली बातचीत है, एक डायलॉग है, विज्ञान और अंतर्ज्ञान के बीच, बाहर की दुनिया को देखने और भीतर की दुनिया को समझने के बीच। तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं कि नासदीय सूक्त क्या है? क्या ये सिर्फ एक खूबसूरत कविता है, या कोई गहरा दर्शन, या फिर ये ब्रह्मांड का एक प्राचीन डेटा सेट है और हम आज की टेक्नोलॉजी और साइंस के साथ बस अभी इसकी ओरिजिनल फाइल को डिकोड करना शुरू कर रहे हैं? सोचिएगा जरूर।